टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीकॉम पार्ट 1 एग्ज़ाम के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लगभग 70 सवालों को जानेंगे। ठीक है, और इन्हीं 70 सवालों से ही एग्ज़ाम में हर हाल में सवाल ज़रूर है कि आएंगे। ठीक है, चलिए इस दफ़ा 2021 में जो बीकॉम पार्ट 1 या बीए पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव बेस से हो रहा है। ठीक है, और एग्ज़ाम में 100 सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 50 सवाल को ही टिक करना है, क्योंकि पर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है ना। इकोनॉमिक्स का है ना, फर्स्ट चैप्टर जो है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इस चैप्टर से अभी हम लोग लगभग 70 सवालों को देखेंगे। फिर दूसरे चैप्टर, फिर तीसरे, इस तरह से लगभग हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देख लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि एग्ज़ाम में जो भी सवाल पूछेंगे सारा सवाल टकरा जाएगा ही, है ना। क्योंकि बहुत सारे सवाल को देखेंगे तो उन्हीं सवालों में से ना एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा, जिसके वजह से सारे जो भी सवाल 100 जो सवाल होंगे उसमें से 50 सवाल जाहिर सी बात है कि हम लोग से बन जाएगा, है ना। तो इस वजह से आप क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ना, ये आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी वीडियो आने वाली होगी उन सब वीडियो के माध्यम से, है ना, आपका इकोनॉमिक्स का, है ना, सारा 100 में 100 नंबर 100% है कि आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत सारे सवालों को करेंगे, तो उसी में से एग्ज़ाम में आएगा ना। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर जो है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इसी से 70 सवाल करेंगे, फिर दूसरे चैप्टर, फिर तीसरे चैप्टर, इस तरह से सारे चैप्टर वाइज को, है ना, बहुत सारे 70, 50, 100 ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करेंगे। ठीक है, उन सारे को अगर याद करते हैं तो एग्ज़ाम में 100% है कि 100 में 100 नंबर जरूर आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स का, है ना, जो 70 सवाल है इन 70 सवालों को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है, रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा है वर्गीय, विश्लेषणात्मक, है ना, या वर्गीय एवं विश्लेषणात्मक दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, मतलब विश्लेषणात्मक। ठीक है, दूसरा सवाल, किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, मतलब किसको इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को। ठीक है, तीसरा सवाल, अर्थशास्त्र को मनुष्य के साधारण व्यावसायिक जीवन का अध्ययन है। जो अर्थशास्त्र है वो मनुष्य के साधारण व्यावसायिक जीवन का अध्ययन है। यह किसने कहा, हिक्स ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने या पिगू ने, तो यह मार्शल का कथन है, यह मार्शल ने कहा है। ठीक है, चौथा सवाल, अर्थशास्त्र अध्ययन करता है धन का, मानव का, आर्थिक क्रियाओं का या अनार्थिक क्रियाओं का, तो इसका सही आंसर होगा आर्थिक क्रियाओं का। ठीक है, पांचवा सवाल, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव को धन से अधिक महत्वपूर्ण माना है, तो इसका सही आंसर होगा मार्शल ने। ठीक है, मार्शल ने, है ना, अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव को, है ना, धन से अधिक महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, छठा सवाल, मनुष्य की क्रियाओं को आर्थिक एवं गैर आर्थिक दो वर्गों में किसने बांट दिया है, तो मार्शल ने बांट दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, मार्शल ने बांट दिया है। ठीक है, सातवां सवाल, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थता रहता है। ठीक है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है, तो ये एडम स्मिथ का है, पिगू का है, मार्शल का है या रॉबिन्स का है, तो ये सही आंसर होगा रॉबिन्स का है। ठीक है, क्योंकि रॉबिन्स ने ही कहा है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थता रहता है। ठीक है, चलिए आठवां सवाल, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान है किसका, धन का, कल्याण का, चयन का, आर्थिक क्रियाओं का, तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान है चयन का। ठीक है, नवा सवाल, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र है क्या है, वास्तविक विज्ञान है, आदर्श विज्ञान है, इनमें दोनों है या इनमें से कोई नहीं है, तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान है किसका, वास्तविक विज्ञान का। ठीक है, चलिए दसवां सवाल, वास्तविक विज्ञान अध्ययन करता है किसका, वस्तु स्थिति का, है ना, उचित अनुचित का, या सी नंबर नैतिक मूल्यों का, या ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा वस्तु स्थिति का। ठीक है, 11वां सवाल, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को विभाजन किया जा सकता है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को विभाजन किया जा सकता है 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में, तो 5 वर्गों में अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, 12वां सवाल,
अर्थशास्त्री का कार्य अनुसंधान एवं व्याख्या करना है, न कि समर्थन या निंदा करना है। किसने कहा कि अर्थशास्त्री का जो काम है वो अनुसंधान या व्याख्या करना है, न कि किसी का सपोर्ट या बुराई करना है। किसने कहा? तो यह रॉबिन्स ने कहा है। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? विशिष्ट का अध्ययन किया जाता है, मतलब किसी छोटे व्यक्तित्व का या व्यक्तिगत का, ठीक है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र में है ना, किसी बड़े क्षेत्र का या पूरे ऐसा जिससे पूरा देश का क्या हो, पूरे देश पे प्रभाव पड़े, वैसे चीज को क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है समष्टि में। पर व्यष्टि में विशिष्ट का अध्ययन किया जाता है, किसी खास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। किसी छोटे फर्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। 14वां सवाल, अर्थशास्त्री का कार्य खोज करना और व्याख्या करना है, न कि समर्थन या खंडन करना है। इस कथन का आशय क्या है? तो पहला ऑप्शन, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। दूसरा ऑप्शन, अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। तीसरा ऑप्शन, अर्थशास्त्र एक कला है। चौथा ऑप्शन, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है ना। इसका सही आंसर होगा अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। ठीक है। 15वां सवाल, व्यष्टि एवं समष्टि मतलब माइक्रो एंड मैक्रो शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम किसने किया है? तो रेंगनर फ्रिस ने सर्वप्रथम माइक्रो एंड मैक्रो शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया है। ठीक है। 16वां सवाल, स्थैतिक अर्थशास्त्र में क्या है? अर्थशास्त्र में डैश होता है, आर्थिक चल निष्क्रिय होता है या आर्थिक चल स्थिर होता है, या ऑप्शन सी नंबर, आर्थिक चल सक्रिय होते हैं किंतु उनमें परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है। या ऑप्शन डी, जड़ अर्थव्यवस्था का अध्ययन ही स्थैतिक अर्थशास्त्र है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है। 17वां सवाल, स्थैतिक विश्लेषण में है ना डैश होता है, क्या होता है? समय एवं परिवर्तन का अध्ययन होता है ना। ऑप्शन बी, समय एवं परिवर्तन की दर में होने वाले परिवर्तन को शामिल किया जाता है। या ऑप्शन सी, एक स्थिर है ना संतुलन का अध्ययन है। या ऑप्शन डी, सभी चल एक ही समय से संबंधित होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी चल एक ही समय से संबंधित होते हैं। ठीक है। 18वां सवाल, स्थैतिक एवं प्रावैगिक शब्दों में दुर्भाग्यपूर्ण प्रयोग से है ना व्यर्थ का भ्रम उत्पन्न हो गया है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? प्रोफेसर राइट का है या हेरोल्ड का है, या बोल्डिड का है, या सैमुअलसन का है? इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर राइट का है। ठीक है। 19वां सवाल, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सैमुअलसन है। ठीक है। 20वां सवाल, प्रकट अधिमान सिद्धांत का आधार है, क्या आधार है? निर्बल क्रमबद्धता, सबल क्रमबद्धता, उपयुक्त दोनों सत्य है या उपयुक्त दोनों असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों सत्य है। निर्बल क्रमबद्धता भी है और सबल क्रमबद्धता भी है। ठीक है। 21वां सवाल, प्रकट अधिमान सिद्धांत व्यक्त किया जा सकता है ना किस पे? पहला ऑप्शन, दृढ़ क्रम स्थापन तथा शाब्दिक अधिमान पैटर्न पे। दूसरा ऑप्शन, विवेकपूर्ण सुसंगत एवं संक्रमिता पे, या विवेकपूर्ण एवं दुर्बल क्रम स्थापन पे, या संक्रमित एवं दुर्बल क्रम स्थापन पे। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 22वां सवाल है ना, सैमुअलसन का सिद्धांत संबंधित है किससे? मतलब किससे संबंधित है? धनात्मक आय लोच से, ऋणात्मक आय लोच से, है ना, शून्य आय लोच से, या इनमें सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, धनात्मक आय लोच से। ठीक है। 23वां सवाल, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, व्यष्टि है ना मतलब माइक्रो मतलब ये तो छोटा, तो व्यक्तिगत उपभोक्ता का, व्यक्तिगत फर्म का, व्यक्तिगत उद्योग का, या इनमें सभी? तो इसमें क्या होगा? सभी होगा ना, क्योंकि व्यक्तिगत एक छोटे के लिए होता है ना। चलिए 24वां सवाल, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है व्यक्तिगत इकाई का, आर्थिक समग्र का, या राष्ट्रीय आय का, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत इकाई का। ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ है ना। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, एडम स्मिथ। ठीक है। माइक्रो जिनका अर्थ छोटा होता है, ठीक है, निम्न में से कौन सी भाषा से
उद्भव हुआ है। मतलब माइक्रो शब्द किस भाषा का है, किस भाषा से लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक है ना भाषा से ये लिया गया है माइक्रो शब्द। ठीक है, चलिए 27वां सवाल, निम्न में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है ना। तो व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत धर्म का, व्यक्तिगत उद्योग का, या इनमें सभी। तो सब तो छोटे हैं ना, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, सब तो व्यक्तिगत व्यक्तिगत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ये सभी। 28वां सवाल, अर्थशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, 29वां सवाल, धन संबंधी परिभाषा से संबंधित है, धन संबंधी, ठीक है, तो ये एडम स्मिथ होगा। ठीक है, धन संबंधी परिभाषा से संबंधित है एडम स्मिथ। ठीक है, आवश्यकताओं को कम करने से संबंधित किनकी परिभाषा है, तो ये किनका है, जेके मेहता का है। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गई होगी ना। आगे देखते हैं, साधनों को, साधनों संसाधन जो होते हैं ना, साधनों को सीमित मानने से संबंधित किनकी परिभाषा है, साधनों को सीमित मानने से संबंधित किनका परिभाषा है, तो ये रॉबिन्स का है। ठीक है, रॉबिन्स का परिभाषा है साधनों को सीमित मानने से। ठीक है, कल्याण संबंधी किनका परिभाषा है, तो मार्शल का कल्याण। ठीक है, तो कल्याण संबंधी, संबंधित या संबंधी परिभाषा किनका है, तो फ्रेडरिक मार्शल का है। ठीक है, 33वां सवाल, अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु धन है। अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु धन है, किनकी परिभाषा का सार तत्व है, तो ये एडम स्मिथ का है, क्योंकि उनका धन से संबंधित है। ठीक है, किनकी परिभाषा में मनुष्य को गौण कर दिया गया है, तो एडम स्मिथ की परिभाषा में मनुष्य को गौण कर दिया गया है। ठीक है, 35वां सवाल, अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, या किनकी परिभाषा से संबंधित है, तो यह एडम स्मिथ की परिभाषा से ही क्या है, संबंधित है। 36वां सवाल, अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है किनका, केवल धन का, धन और जन दोनों का, मनुष्य व पक्षी सभी के, वीर्याओं का, या उपरोक्त को नहीं। ऊपर में जो भी तीन ऑप्शन था उनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धन और जन दोनों का। ठीक है, 37वां सवाल, अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, धन को व्यय करने से संबंधित क्रियाओं का। दूसरा ऑप्शन, राजनीतिक नेता द्वारा विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने का। ठीक है, सी मतलब तीसरा ऑप्शन है ना। चलिए ऑप्शन सी, धन के उत्पादन से संबंधित क्रियाओं का। ऑप्शन डी, बाजार में वस्तु खरीदने संबंधित क्रियाओं का। तो ये सब तो किया ही जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है, राजनीतिक नेता द्वारा विधानसभा के लिए है ना चुनाव लड़ने का, इससे इसको अर्थशास्त्र कोई लेना देना नहीं, तो यही ऑप्शन होगा। ठीक है, 38वां सवाल, किसका कथन है अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, किसका यह कथन है कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है ना। जो ठीक वाले 31वां जो सवाल था उसी से ये मैच करता है ना, मतलब उसी को क्या कर दिया, अलग तरीके से बता दिया गया, बोल दिया। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, रॉबिन्स होगा। ठीक है, चलिए, किसका कथन है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये भी पहले सवाल था पर इसको बोलने का तरीका ये अलग है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा, एडम स्मिथ। ठीक है, धन से संबंधित किसका परिभाषा है, एडम स्मिथ का। और अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा, एडम स्मिथ ने। चलिए, ये भी सवाल हो गया, जो 40 नंबर जो सवाल है ये भी सवाल पीछे हो गया था। ठीक है, कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, मार्शल का कल्याण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मार्शल। ठीक है, 41वां सवाल, किनका कथन है सादा जीवन उच्च विचार, तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा जेके मेहता का कथन है, ये है सादा जीवन उच्च विचार। 42वां सवाल, अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है या अध्ययन है, किसका अध्ययन है, धन का, मनुष्य का, समाज का, किसका, तो ये धन का अध्ययन है। ठीक है, 43वां सवाल, अर्थशास्त्र साधारण जीवन में किसका अध्ययन है, अर्थशास्त्र साधारण जीवन में किसका अध्ययन है, धन का, मानवीय क्रियाओं का, समाज का, व्यक्ति का। इसका सही आंसर होगा मानवीय क्रियाओं का। ठीक है, 44वां सवाल, मानवीय आवश्यकताएं हैं सीमित असीमित, दोनों में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मानवीय आवश्यकताएं, मानव की जो आवश्यकता है वो जाहिर सी बात है असीमित है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, असीमित। ठीक है, 45वां सवाल, आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन है, मतलब मनुष्य का जो असीमित आवश्यकता है ना उसको पूर्ति करने के लिए साधन है, तो सीमित है ना, क्योंकि हम लोग का जो आवश्यकता है वो असीमित है, लेकिन संसाधन तो उतना है नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीमित।
तो 45वां सवाल क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन है सीमित। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों पूर्ति के लिए सीमित, आवश्यकता जो है वो असीमित है। ठीक है, चलिए नीड खत्म नहीं होती है ना आदमी की। चलिए आगे देखिए 46वां सवाल, मार्शल की परिभाषा, मार्शल की जो परिभाषा, जो अर्थशास्त्र में जो परिभाषा दिए थे, ठीक है, तो मार्शल की परिभाषा की आलोचना किसने की? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबिन्स ने किया था। तो मार्शल का परिभाषा की आलोचना रॉबिन्स ने किया और एडम स्मिथ की परिभाषा की आलोचना मार्शल ने किया था। ठीक है, तो 47वां की सवाल क्या है कि एडम स्मिथ द्वारा दी गई परिभाषा की आलोचना किसने किया? मार्शल ने। ठीक है, 48वां सवाल, कार्यायल तथा है ना रस्किन के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान है या घृणित विज्ञान है या आदर्शवादी विज्ञान है या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घृणित विज्ञान है। ठीक है, 49वां सवाल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये एग्जाम में तो सवाल पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक मार्शल है, फ्रेडरिक मार्शल। ठीक है ना, देखिए क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, समझ में आ गई होगी कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। ठीक है, चलिए 51वां सवाल, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है मानव की सामाजिक क्रिया, मानव की चुनाव संबंधित क्रिया या मानव की नैतिक क्रियाएं या ऑप्शन डी सामाजिक सामान्य एवं वास्तविक मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 52वां सवाल, अर्थशास्त्र क्या है? केवल विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, कला है या इनमें कोई नहीं? तो अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, 53वां सवाल है ना, अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है? तो व्यावसायिक बैंक करता है। ठीक है, 54वां सवाल क्या है, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? तो फ्रेडमैन ने कहा है कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा फ्रेडमैन। ठीक है, चलिए 55वां सवाल देखिए, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो कौन? तो जे बी से जो है वो कल्याणवादी विचारधारा से नहीं है। ठीक है, और ये मार्शल को तो कल्याण जो है, मार्शल का कल्याण हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आए क्या है 56वां सवाल क्या है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो कौन नहीं है? क्या उत्पादन हो सकता है? दूसरा ऑप्शन, विदेशी व्यापार कैसे बढ़े? तीसरा ऑप्शन मतलब सी, किस विधि से उत्पादन हो? ऑप्शन डी, किसके लिए उत्पादन हो? इसका सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, 57वां सवाल, व्यष्टि अध्ययन, व्यष्टि जो है अर्थशास्त्र अध्ययन है किसका? राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय उत्पादन का, एक विशिष्ट फर्म का, इनमें से सभी? तो एक विशिष्ट फर्म का है ना, छोटा सा फर्म का ना, खास फर्म का है ना। चलिए, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, 58वां सवाल, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है ना? तो राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का, कुल उत्पादन का, इनमें सभी? तो राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का, कुल उत्पादन का। यहाँ पे एक बड़े से क्षेत्र का या बड़े से चीज के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि सभी आ रहा है। ठीक है, 59वां सवाल, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया था? तो यही रैगनर फ्रिश ने किया था। ठीक है, 60वां सवाल, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने कहा है ना। अर्थशास्त्र चयन का शास्त्र है, किसने कहा? अर्थशास्त्र जो है चयन का शास्त्र, चयन का शास्त्र किसने कहा? तो ये रॉबिन्स ने कहा। ठीक है, चलिए सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला कौन है? तो ये रैगनर फ्रिश है। ठीक है, रैगनर फ्रिश है। ठीक है, चलिए 63वां सवाल, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? मानव कल्याण का विज्ञान किसके अनुसार? तो मानव कल्याण का विचार जो विज्ञान है किनके अनुसार? तो ये मार्शल का है ना। चलिए मार्शल, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 64, अर्थशास्त्र को वर्गीकृत किया जा सकता है
पूंजीवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में, मिश्रित के रूप में, या इनमें से सभी, तो इनमें से सभी के रूप में अर्थशास्त्र को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है ऑप्शन ए क्या उत्पादन हो, ऑप्शन बी उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, ऑप्शन डी कैसे उत्पादन हो, ऑप्शन डी इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, 66वां सवाल, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, तो आधिकारिक उत्पादन होता है, आर्थिक स्वतंत्रता होता है, मुनाफा होता है, या अधिकतम लोक कल्याण होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं, निजी संपत्ति, आर्थिक स्वतंत्रता, है ना, कीमत संयंत्र, या उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 68वां सवाल, है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं, सामाजिक स्वामित्व, या आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति, या कीमत की गौण भूमिका, या उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए, 69वां सवाल, मिश्रित अर्थव्यवस्था की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं, निजी और सार्वजनिक संपत्ति का सह अस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी सीमित प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देख लेंगे, है ना। इससे क्या हो जाएगा कि हम लोग का पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देख रहे हैं, इसकी वजह से, है ना, एग्जाम में 100 सवाल पूछे जाएंगे, तो 50 जाहिर सी बात है हम लोग से बन ही जाएगा। ठीक है, तो 100 में 100 नंबर हम लोग को आ जाएगा। इसकी वजह से क्या करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आगे जब भी हम मतलब आगे जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको मिलेगा, और उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में 100 में 100 नंबर आ सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।